कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के बोस्टन शहर के एक छोटे और बिजी कॉफी शॉप से, जहां हमारी फीमेल लीड बी, जो कि लॉ स्कूल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत बुरी कंडीशन में फंसी हुई होती है। बी को तुरंत ही कैफे का वॉशरूम यूज करना होता है, लेकिन कैफे का सख्त नियम है कि जब तक आप कोई ड्रिंक नहीं खरीदते तब तक आपको वॉशरूम की चाबी नहीं मिलेगी। काउंटर पर भीड़ है और बी का क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा है। तभी वहाँ पर हमारी मूवी का मेन लीड बेन वहाँ पर आता है, जो कि एक फेमस फाइनेंस कंपनी में काम करता है। बेन बी की कंडीशन को समझ जाता है और बहुत ही चालाकी से काउंटर पर कहता है कि बी उसकी मंगेतर है और दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर कर देता है। बी को चाबी मिल जाती है और इसी छोटी सी पहली मुलाकात से ही दोनों के बीच में एक जबरदस्त स्पार्क देखने को मिलता है। कॉफी शॉप के बाद दोनों का कनेक्शन इतना मजबूत हो जाता है कि बेन बी को अपने अपार्टमेंट में इन्वाइट करता है और यहाँ पर हमें दोनों ही मेन लीड का सॉफ्ट साइड देखने को मिलता है। बेन बी के लिए अपने खास स्टाइल में ग्रिल्ड सैंडविच बनाता है, जिसे खाने के लिए वो बी की पीठ पर हाथ रखकर सेकता है। ये तरीका आगे मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दोनों ही रात पर बैठकर अपनी जिंदगी, अपने डर और अपने सपनों के बारे में बात करते हैं। बी बेन को बताती है कि वो लॉ स्कूल को लेकर श्योर नहीं है और बेन अपनी पर्सनल लाइफ का सच शेयर करता है। बातें करते करते बी को बेन के कंधे पर नींद आ जाती है और बेन भी सुकून से सो जाता है। ये रात दोनों के लिए परफेक्ट थी, लेकिन असली ट्विस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में आता है, जहाँ से पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। जब सुबह बी की आँख खुलती है तो वो घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि एक अजनबी के घर में मैं पूरी रात बस सोई रही, बेन उसके बारे में क्या सोचेगा। पैनिक में आकर बी बिना बेन को जगाए चुपके से उसका घर छोड़कर भाग जाती है, लेकिन जैसे ही वो रोड पर पहुंचती है उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और बेन को गलत मैसेज दे दिया है। बी अपनी गलती सुधारने और बेन से माफी मांगने के लिए तुरंत उसके घर पर लौटती है। वो देखती है कि दरवाजा थोड़ा सा खुला है, अंदर बेन का बेस्ट फ्रेंड पीट आया हुआ था। बेन मॉर्निंग में जब बी को गायब देखता है तो उसका मेल ईगो को काफी ठेस पहुंचती है। पीट जब बेन से पूछता है कि रात को क्या हुआ था तो बेन अपने दोस्त के सामने कूल और बेपरवाह दिखने के लिए बी की बुराई करने लगता है। बेन कहता है, अरे यार वो तो मेरे लिए न्यूरोटिक और पागल लड़की थी, मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास थी। सैडली दरवाजे के बाहर खड़ी बी बेन के एक एक शब्द सुन लेती है। बी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो चुपचाप रोते हुए वहाँ से चली जाती है और बेन के लिए उसके मन में प्यार की जगह गहरी नफरत भर जाती है। कहानी में हमें 6 महीने का गैप नजर आता है। बी अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़ चुकी है और अपनी जिंदगी में वो उलझी हुई है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन हैल की शादी तय हो गई है और उसकी मंगेतर कौन है, बेन के दोस्त की पीठ की बहन क्लोडिया। शादी के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर को चुना जाता है। किस्मत दोनों को फिर से आमने सामने लाती है। जब पूरा परिवार और दोस्तों का ग्रुप सिडनी के लिए फ्लाइट पकड़ता है तो बी और बेन को पता चलता है कि वे दोनों एक ही फ्लाइट में हैं। प्लेन के अंदर से लेकर एयरपोर्ट तक दोनों एक दूसरे पर तंज कसने, ताने मारने और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनके पीछे कटवाहट पूरे ग्रुप का मजा खराब करने लगती है। सिडनी पहुंचकर जब सभी लोग समुद्र के किनारे बने एक बेहद आलीशान बीच विला में रुकते हैं, यहाँ कहानी में 2 नए किरदारों की एंट्री होती है जो आग में घी डालने वाला काम करते हैं। पहला है जोनाथन, जो कि बी का एक्स मंगेतर है। बी के घर वाले जोनाथन को बहुत पसंद करते हैं और वो बी को बिना बताए जोनाथन को ऑस्ट्रेलिया बुला लेते हैं ताकि दोनों का पैचअप हो जाए। और दूसरी है मार्गरेट, जो कि बेन की एक्स गर्लफ्रेंड है। बेन आज भी मार्गरेट को मन ही मन में चाहता है, लेकिन मार्गरेट किसी और को डेट कर रही होती है। जब बी के मम्मी पापा और क्लोडिया का परिवार देखता है कि बी और बेन एक दूसरे को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखते हैं तो उन्हें चिंता होने लगती है कि इन दोनों की लड़ाई की वजह से शादी का माहौल खराब ना हो जाए। यहाँ शादी का पूरा परिवार मिलकर एक मास्टर प्लान बनाता है। ये सब तय करते हैं कि वे बी और बेन के सामने ऐसी बातें करेंगे जिससे दोनों को लगे कि दूसरा इंसान उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन बी और बेन दोनों ही बहुत चालाक थे। उन्हें बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि परिवार उनके साथ में माइंड गेम्स खेल रहे हैं। लेकिन तभी दोनों के दिमाग में एक तीर से 2 शिकार करने वाला आइडिया आता है। बी चाहती है कि उसके घर वाले जोनाथन को उसके पीछे चिपकाना बंद करें और उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने दें। वहीं दूसरी तरफ बेन चाहता है कि जब मार्गरेट उसे किसी और खूबसूरत लड़की के साथ दिखेगी तो उसे जलन होगी और वो वापस बेन के पास आ जाएगी। इसलिए बी और बेन एक डील साइन करते हैं। वे शादी के पूरे हफ्ते एक दूसरे को डेट करने की झूठी एक्टिंग करेंगे। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे मजेदार कॉमिक और रोमांटिक फेज। अपनी फेक डेटिंग को असली साबित करने के लिए दोनों को सबके सामने क्लोज आने का नाटक करना पड़ता है। पूरा परिवार एक लग्जरी बोट पार्टी में आता है। वहाँ सब लोग बी और बेन को बोट के सबसे आगे हिस्से में जाकर मशहूर फिल्म टाइटैनिक वाले रोमांटिक पोज करने को कहते हैं। दोनों जब रोमांटिक पोज दे रहे होते हैं तभी बी नोटिस करती है कि बेन की पैंट के पीछे एक जलती हुई सिगरेट या कीड़ा फंसा हुआ है, जिससे उसकी पैंट से धुआं निकल रहा है। बी उसे बचाने के लिए बेन की पैंट में हाथ डालती है। बेन को लगता है कि बी नाटक करते करते बहक रही है। तभी बेन को आग की गर्मी फील होती है और वो चीखते हुए सीधे समुद्र के पानी में छलांग लगा देता है। पूरी बोट पर सभी लोग मौजूद जोर जोर से हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे पूरा ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए जाता है। बी और बेन रास्ते में सबसे पीछे चल रहे
होते हैं और हमेशा की तरह एक दूसरे को ताने मार रहे होते हैं। तभी बेन को महसूस होता है कि उसकी टी शर्ट के अंदर पीठ पर कोई चीज रेंग रही है। बी ध्यान से देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। बेन की टी शर्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक और बड़ी मकड़ियों में से एक हंट्समैन स्पाइडर घुसी हुई थी। बेन जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, डर के मारे बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है। बी बिना सोचे समझे बेन की टी शर्ट फाड़ती है और उसकी पैंट नीचे खींचकर मकड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस पूरी अफरा तफरी में बेन लगभग बिना कपड़ों के हो चुका था। तभी अचानक पीछे से वहाँ पर पूरा परिवार पहुंच जाता है। सब उन्हें इस हालत में देखकर ताली बजाने लगते हैं कि दोनों जंगल में भी एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाए। धीरे धीरे इस झूठी एक्टिंग और लगातार साथ रहने की वजह से दोनों के बीच की नफरत पिघलने लगती है। उन्हें फील होने लगता है कि 6 महीने पहले जो भी कुछ हुआ था वो सिर्फ उनकी बेवकूफी थी। एक शाम सिडनी के ओपेरा हाउस के पास समुद्र के किनारे ये दोनों घूम रहे होते हैं। बेन बी को सच्चाई बताता है और कहता है, उस सुबह को जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तो मेरा दिल टूट गया था और मैंने अपने दोस्त के सामने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ अपना दर्द छुपाने और कूल दिखने के लिए कहा था। बी भी मुस्कुराती है और एक्सेप्ट करती है कि वो भी उस दिन डर गई थी इसलिए भाग गई थी। दोनों के बीच का सारा गिला शिकवा दूर हो जाता है। उस खूबसूरत रात सिडनी हार्बर की रोशनी में वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और उनकी फेक डेटिंग एक सच्चे रोमांस में बदल जाती है। दोनों उस रात एक दूसरे के साथ काफी हसीन समय बिताते हैं। दोस्तों, जैसे हर क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्में होते हैं, खुशियों के बाद एक बड़ा तूफान आना बाकी था। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब बी उठती है तो वो देखती है कि बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मार्गरेट के साथ में अकेले में बात कर रहा था। दरअसल बेन मार्गरेट को सिर्फ एक दोस्त की तरह समझा रहा होता है कि वो अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के साथ में खुश रहे, लेकिन दूर से देख रही बी को लगता है कि बेन का काम पूरा हो गया है और उसने मार्गरेट को पाने के लिए बी का इस्तेमाल किया था। बी का पुरानी गलतफहमी का डर फिर से जाग उठता है। बी का दिल फिर से टूट जाता है। शादी के दिन जब सब लोग खुश थे, बी बेन के ऊपर पूरी तरह भड़क जाती है। दोनों के बीच शादी के मंडप के पीछे भयंकर झगड़ा होता है और दोनों अपनी फेक डेटिंग का नाटक खत्म कर देते हैं। बी और बेन के इस अचानक हुए ब्रेकअप और झगड़े की वजह से दुल्हन हेल और क्लोडिया का मूड खराब हो जाता है। शादी का पूरा खुशनुमा माहौल मायूसी में बदल जाता है। बी को लगता है कि अब वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। वो अपना बैग पैक करती है और शादी छोड़कर सीधे सिडनी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है ताकि वो अमेरिका वापस जा सके। वहीं दूसरी तरफ जब बेन अपने दोस्तों और परिवार के साथ बैठता है तो क्लोडिया और पीटू से डांटते हैं। वो बेन को फील कराते हैं कि मार्गरेट उसका पास्ट थी, लेकिन बी वो लड़की है जिससे वो सच्चा प्यार करने लगा है। बेन को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर आज उसने बी को जाने दिया तो वो पूरी जिंदगी पछताएगा। यहाँ से शुरू होता है फिल्म का धमाकेदार क्लाइमैक्स। बेन बी को रोकने के लिए पागलों की तरह दौड़ता है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। एयरपोर्ट पहुंचने में देर भी हो सकती थी। बेन देखता है कि समुद्र में एक टूरिस्ट बोट जा रही है जो सिडनी ओपेरा हाउस की तरफ जा रही थी, जहाँ बी की गाड़ी रुकने वाली थी। बेन अपनी जान की परवाह न करते हुए सिडनी की ऊंची चट्टान से सीधे नीचे समुद्र के गहरे पानी में छलांग लगा देता है। बोट वाले बेन को पानी से बाहर निकालते हैं। बेन इमरजेंसी रेस्क्यू हेल्पलाइन पर फोन करता है। खुद को खतरे में बताकर एक कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर को बुलवा लेता है। बेन हेलीकॉप्टर वाले को रिक्वेस्ट करता है कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। बी ओपेरा हाउस की सीढ़ियों पर खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तभी आसमान से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से बेन नीचे उतरता है। आसपास सैकड़ों टूरिस्ट की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बेन पूरी भीड़ के सामने दौड़ते हुए बी के पास पहुंचता है। बेन बी का हाथ थामता है और हाँफते हुए कहता है, बी मैं दुनिया का सबसे बड़ा गधा हूँ। मैं तुमसे डरता था क्योंकि तुम मुझे उस तरह से अट्रैक्ट करती हो जैसा तुमसे पहले आज तक किसी ने नहीं किया। मैं मार्गरेट से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेन बी को याद दिलाता है कि कैसे उन दोनों ने मिलकर वो ग्रिल्ड सैंडविच चीज बनाए थे और कहता है कि वो पूरी जिंदगी उसके लिए सैंडविच बनाना चाहता है। बी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मुस्कुराती है और बेन को गले लगा लेती है। दोनों पूरे शहर के सामने एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठती है। बेन और बी हाथ पकड़कर वापस शादी के लिए विला में पहुंचते हैं। हेल और क्लोडिया की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न होती है। सभी घर वाले और दोस्त एक साथ डांस करते हैं और इस तरह जो दो लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे वो एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह गिरफ्तार हो जाते हैं। और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार में ईगो और कम्युनिकेशन गैप कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो इंसान चट्टान से भी छलांग लगा सकता है। आपको बी और बेन की एक खट्टी मीठी लव स्टोरी कैसी लगी और आपका पसंदीदा सीन कौन सा था, आग लगने वाला या स्पाइडर अटैक वाला? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।